नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे और बात करेंगे आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में, तर्क के बारे में। तर्क क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके सोपान क्या हैं और जो इसके जो अन्य प्रकार हैं तर्क के, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि चिंतन क्या होता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये बताया था मैंने आपको। और चिंतन और तर्क दोनों भी मानसिक प्रक्रिया हैं। तो चिंतन पूर्व प्रारंभ होता है तर्क के। चिंतन क्या होता है? पूर्व प्रारंभ होता है तर्क के। और जो चिंतन होता है उसका जो निष्कर्ष रूप निकलता है, जो हम मैंने आपको बताया था कि चिंतन क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और जो इस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो परिणाम निकलता है, वही क्या होता है? तर्क होता है। क्या होता है? तर्क होता है। तो इसके बारे में हम एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गेट्समैन ने। कौन हुए हैं? गेट्समैन ने। गेट्समैन ने के बारे में ये इनकी परिभाषा बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा आती रहती है, ठीक है? इनकी परिभाषा पेपर में पूछी जाती हैं बार-बार। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इनकी परिभाषाएँ इन्होंने बताया है कि जो फलदायक चिंतन की प्रक्रिया होती हैं, क्या होती हैं? फलदायक चिंतन की प्रक्रिया ये क्या होती हैं? तर्क होती हैं। क्या होती हैं? फलदायक जो चिंतन होता है, क्या होता है? फलदायक जो चिंतन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है? तर्क हैं। क्या है? जो फलदायक चिंतन होता है, अर्थात मैंने आपको बताया था कि जो चिंतन क्या होता है? मानसिक प्रक्रिया है। और इस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं, वही क्या हमारा वही जो जो फल प्राप्त हुआ या परिणाम प्राप्त हुआ, वही क्या हुआ? हमारा तर्क हुआ। ठीक है? तो ये हमने समझा कि तर्क क्या होता है। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हुए देखते हैं कि ये तर्क क्या है। तो तर्क क्या है? ये चिंतन की क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? एक आप मैं बोलता जाऊँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा इसका जो है, इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से आप साथ-साथ मैं बोलता जाऊँ तो आप लिख भी सकते हो। हाँ, तो ये क्या है? चिंतन की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? क्रमबद्ध प्रक्रिया, ठीक है? क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है? और चिंतन का ये क्या है? वास्तविक रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? ये चिंतन का वास्तविक रूप, ठीक है? वास्तविक रूप क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो हमें चिंतन जो हम करते हैं मानसिक रूप से, तो ये हमें परिणाम प्रदान करता है। तर्क क्या प्रदान करता है? परिणाम। परिणाम प्रदान करता है, तो ये क्या होगा? इसका वास्तविक रूप मान लिया जाता है इस आधार पर इसको, ठीक है? और इसी के आधार पर, ठीक है, तर्क के आधार पर क्या होता है? जो चिंतन होता है, तर्क के आधार पर जो चिंतन होता है, वो एक वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? एक वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होता है? हमारा चिंतन होता है, एक वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, हमें परिणाम प्राप्त हो जाता है, हमें फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है? तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चिंतन जो होता है, जो हमारा परिणाम या फलदायक स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है? तर्क होता है। आगे बात करते हैं हम। एक मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी। कौन? जॉन जॉन डीवी। जॉन डीवी ने अपनी जो पुस्तक है, एक पुस्तक लिखी इन्होंने। पुस्तक का नाम क्या है? हाउ वी थिंक। थिंक, ठीक है? हाउ वी थिंक। इस वो कौन कौन से हैं सोपान, इसकी हम देखते हैं इनको कौन कौन से हैं, ठीक है? इसमें हमारा पहला सोपान रहेगा, इसमें समस्या का आना। क्या होता है? समस्या का आना। पहला सोपान कौन सा होगा? समस्या का आना। दूसरा होता है हमारा तथ्यों का संग्रहण करना। क्या होता है? तथ्यों का संग्रहण करना। अर्थात समस्या आएगी, फिर तथ्यों का हम क्या करेंगे? संग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? हम उपाय सोचेंगे। क्या करेंगे? उपाय सोचेंगे।
उपाय सोचना। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा अगला बिंदु होगा इसी में ही, कि एक उपाय का चयन करेंगे। हम क्या करेंगे? उपाय का चयन करेंगे। क्या करेंगे? जो भी हमने उपाय सोचे उन उपायों में से हम क्या करेंगे? एक उपाय का चयन करेंगे। और अगला लास्ट है जो कौन सा है? हम निर्णय लेंगे। क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले समस्या, हमारे सामने जो समस्या आएगी, तो समस्या आएंगी तो हम क्या करेंगे? तथ्यों का संग्रहण करेंगे। तथ्यों का संग्रहण करके हम क्या करेंगे? उस तथ्यों का संग्रहण करके हम उपाय सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उन उपायों के बाद में हम एक उपाय का एक चयन करेंगे, एक किसी एक तथ्य का चयन करके, और उस उपाय का चयन करेंगे। उपाय का चयन करके हम निर्णय लेंगे कि हाँ ठीक है, चलो इससे हम क्या करेंगे? समस्या का समाधान करते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी तर्क की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और जो हम ये निर्णय लेते हैं, जो निर्णय लिया हमने, तो इसी निर्णय के आधार पर ये तय होता है कि ये किस प्रकार का तर्क है। ये आगमनात्मक तर्क है या निगमनात्मक तर्क है या आलोचनात्मक तर्क है या सादृश्यवादी या साम्यवादी तर्क है। आगे बात करेंगे हम चारों प्रकार के तर्क के बारे में। ठीक है, अब हमको समझना है कि तर्क के 4 प्रकार हैं। तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम्पल आएगा और आपको समझना होता है कि ये कौन से पूछेगा वो, कि कौन से प्रकार का तर्क है या कौन से प्रकार का लॉजिक है। तो सीधा-सा प्रश्न आता है इसमें, हमें सीधा-सा प्रश्न देता है कि इसमें कौन-सा तर्क है, कौन-सा लॉजिक है, तो हमें पता लगाना पड़ता है। और जो क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन इसी बेस पर आता है। बाकी आप देखो तो अच्छी तरह से देख के तो सभी को जाना, लेकिन मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप इसको, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको अच्छी तरह से देख के जाना, क्योंकि प्रश्न पूछने की संभावना यहाँ से सर्वाधिक बनी रहती है। तो अब देखते हैं हम इसमें पहले नंबर का कौन सा तर्क है हमारा। तो पहला हमारा आएगा निगमनात्मक तर्क। एक नंबर पे कौन सा? निगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक तर्क। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा होता है आगमनात्मक। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। हमारे पास आता है नंबर 3 पे आलोचनात्मक तर्क। कौन सा? आलोचनात्मक तर्क। और नंबर 4 पर हम आते हैं, हमारे पास आता है सादृश्यवादी। सादृश्यवाची, या इसको बोलते हैं हम साम्यवाची। ठीक है, सादृश्यवाची बोल दो या साम्यवाची बोल दे। तो इसके बारे में हम एक एक के बारे में देखेंगे, भी एक एक के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो इनके बारे में ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में आराम से समझेगा, आराम से समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है, तो हम पहले नंबर पे बात करते हैं निगमनात्मक तर्क के बारे में। कौन सा? निगमनात्मक तर्क। नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सामान्य से हम क्या करते हैं, इसमें विशिष्ट की तरफ जाते हैं। सामान्य बात के बारे में सामान्य सोचते हैं हम, सामान्य से विशिष्ट के बारे में सोचते हैं हम। ठीक है, अर्थात हम क्या सोचते हैं इसमें, जो सामान्य रूप से चली आ रही हैं अवधारणाएँ, उनके बारे में सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ उदाहरण के रूप में, कि कोई व्यक्ति है वो प्लेटफ़ॉर्म पे भाग रहा है, तो हम सामान्य रूप से इसके बारे में क्या सोचेंगे? हम सामान्य रूप से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, दिमाग में सर्वप्रथम एक ही ख़्याल आता है कि वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? या तो उसकी ट्रेन छूट गई है। ये सामान्य अवधारणा है। हम इस ज़्यादातर यही सोचते हैं इस बारे में कि उसकी ट्रेन छूट गई है, यही सोचते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये कौन-सी अवधारणा है? सामान्य, सभी सोचते हैं इस बारे में। नॉर्मल कोई से भी पूछ लो। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपके एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि फूल के बारे में सोचो, तो साधारणतः एक फूल के बारे में सोचोगे, तो लेकिन फूल वो आपको, मेरे हिसाब से आप गुलाब के फूल के बारे में सोचोगे, तो वो एक साधारण अवधारणा है। ठीक है, कौन-सी अवधारणा है? साधारण अवधारणा। इसी प्रकार अ, ये जो मैंने पहला उदाहरण बताया था आपको कि ट्रेन जैसे छूट रही है, तो ये कौन सी अवधारणा है? भाग रहे हैं और ट्रेन के पीछे, तो ट्रेन छूट रही है, ऐसे ये कौन सी अवधारणा है? सामान्य अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सामान्य अवधारणा होती है। कौन सी? सामान्य अवधारणा। ठीक है, अब ध्यान रखना आप, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ। ठीक है, अगला आता है हमारा आगमनात्मक। अब आगमनात्मक में क्या होता है? ये होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अर्थात जैसे कि मैंने आपको पहले जो उदाहरण दिया था ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाले उदाहरण को एक बार और देख लेते हैं इसमें, कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्लेटफ़ॉर्म पे दौड़ रहा है,
तो सामान्य अवधारणा में तो क्या करेंगे अपन कि वो जैसे ट्रेन उसकी छूट रही है, तो और विशिष्ट अवधारणा में क्या करेंगे देखो, विशिष्ट अवधारणा में हम अलग थोड़ा अलग हट के सोचेंगे, जो पहले से प्राचीन रूप से आ रही हैं उसके बारे में ना सोच कर थोड़ा हट के सोचेंगे उसके बारे में। तो वो क्या कौन सा तर्क हो जाएगा हमारा, आगमनात्मक तर्क हो जाएगा। कौन सा तर्क हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। तो इसमें क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं, शायद अरे शायद वो ट्रेन से उतरा होगा और उसका बैग भूल गया वो उसमें, तो बैग छूट गया उसमें, तो इसलिए वो प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है। तो इसमें क्या किया हमने, थोड़ा जो पूर्व वाला विचार था हमारा उसमें हमने थोड़ा करेक्शन किया। क्या किया हमने, करेक्शन किया। तो ये क्या हो गई, हमारी विशिष्ट अवधारणा हो गई। क्या हो गई अब हमारी विशिष्ट अवधारणा हो गई। अब हमारी ये कौन सी अवधारणा हो गई, विशिष्ट। ठीक है, पहले सामान्य अवधारणा थी, अब वो विशिष्ट अवधारणा हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, नए तथ्य जोड़े या नई रूप से हमने सोचा इसके बारे में। तो ये कौन सी अवधारणा होगी, विशिष्ट अवधारणा। इसी प्रकार की अवधारणा को हम क्या बोलते हैं, आगमनात्मक तर्क या आगमनात्मक लॉजिक। ठीक है, और ये एक सामान्य अवधारणा नहीं है, ये एक विशिष्ट अवधारणा है। इसमें कुछ नया कर रहा है, वो नया सोच रहा है। नया सोचने को ही क्या होता है, आगमनात्मक तर्क होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला कौन सा है। अच्छा, एक उदाहरण है जो परीक्षा में पूछा भी गया है कि जैसे इन दोनों के बारे में ही हो, कि मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। वो बहुत अच्छा उदाहरण है, शायद सी टेट में आएगा क्वेश्चन है ठीक है, तो उदाहरण है वो सभी मनुष्य मरणशील हैं। क्या होता है उदाहरण, सभी मनुष्य, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील। ठीक है, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। अतः, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुको। अतः अतः राम एक मनुष्य है। क्या है, एक मनुष्य है, और राम भी मरणशील है। अब देखो इसमें ये उदाहरण दिया था पेपर में, सी टेट का, शायद सी टेट का क्वेश्चन है। इसमें उदाहरण दिया था ऐसा कैसा एजिटी, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा तर्क है। तो उसमें उस टाइम निगमनात्मक तर्क माना था, और इसमें वाक्य जो ये मैंने उदाहरण दिया आपको, इसमें है भी निगमनात्मक तर्क। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं ये क्या है, सामान्य अवधारणा है ये कौन सी, कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, मरणशील होते हैं। तो सामान्य बात है कि हाँ, मनुष्य मरणशील होते हैं। लेकिन राम एक मनुष्य हैं, और राम भी मरणशील है। तो ये राम क्या हो गया, एक विशिष्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये तो विशिष्ट हो गया। क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा विशिष्ट बात। क्या भाई, राम राम के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, राम के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गई विशिष्ट बात, और ये हो गया हमारी सामान्य बात। क्या होगी, सामान्य बात। अर्थात ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, सामान्य से हुआ स्टार्ट, कि सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है, और राम भी मरणशील है, हो गया ना। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ हुआ ना। तो इसका विपरीत कर दें हम, कि इसका विपरीत करेंगे तो कैसे होगा, देखना भी, कि राम मरणशील है। क्या, राम मरणशील है। मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे यहाँ पे कर रखा था सभी मनुष्य मरणशील, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, राम मरणशील है। तो राम एक विशिष्ट मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि राम मरणशील है। तो विशिष्ट से आगमनात्मक तर्क क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो मैं विशिष्ट मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना भी, कि राम एक मरणशील है। राम क्या है, एक मरणशील है। ठीक है, राम क्या है, मरणशील है, और वह क्या है, एक मनुष्य है। क्या है, मनुष्य हैं, और सभी मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। तो ये मैंने सामान्य बात कर दी। तो पहले तो मैंने विशिष्ट की बात की, फिर बाद में सामान्य की बात की। अर्थात ये क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और निगमनात्मक तर्क क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ होंगे इस बात को। आगे जो हमारे बच रहे हैं, आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक तर्क क्या होता है, तो ये क्या होता है, गुण और दोष के आधार पर किया जाता है। क्या होता है, कहते हैं दोषों दोषों व और गुणों के आधार पर। ठीक है, दोष और गुणों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ये किसी भी कोई वस्तु है, उसके गुण और दोष के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कौन सी है, क्या है नहीं है। इस आधार पर हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सादृश्यवादी। कौन सा, सादृश्यवादी। तो इसमें क्या करते हैं, हम उपमा देते हैं। क्या करते हैं, उपमा देते हैं। अर्थात क्या करते हैं, तुलना करते हैं दूसरे से। क्या करते हैं,
तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, तुलना करते हैं और उपमा और तुलना के आधार पर क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि हमने रानी लक्ष्मीबाई क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, इसकी तुलना किससे कर दी हमने? महाराणा प्रताप से। ठीक है, हमने इसकी तुलना किससे कर दी? महाराणा प्रताप से। तो ये क्या हो गए? सादृश्यवाची। हमने राणा प्रताप के समान ही किसको बता दिया हमने? रानी लक्ष्मीबाई को बता दिया। तो ये तुलना की ना हमने सीधी इससे, महाराणा प्रताप से इसकी तुलना कर दी। अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना ही क्या होता है? सादृश्यवादी, सादृश्यवाची चिंतन या तर्क, सादृश्यवाची तर्क। ठीक है, इसको साम्यवाची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यवाची भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और समझ में आया हो तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। चलो ठीक है, धन्यवाद।